वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने 11th और 12th दोनों ही के लिए एक इम्पोर्टेंट राइटिंग सेक्शन का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है रिपोर्ट, राइटअप्स या शॉर्ट नोट्स। हमने इससे पहले एक वीडियो में देख लिया है कि कैसे रिपोर्ट्स और राइटअप लिखे जाते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है ना। हमने एक रिपोर्ट और एक राइटअप का क्वेश्चन आंसर भी देखा है, जो पिछले किसी सालों में बोर्ड एग्जामों में भी पूछा गया है, 12th MP बोर्ड में। तो उसी को कंटिन्यू अब हम कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम 3 और राइटिंग सेक्शन के इसी सेक्शन के क्वेश्चंस देखेंगे, जो रिपोर्ट हो सकते हैं, राइटअप हो सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट हो सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हमें एक और क्या चीज़ें पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है ये 12 के ब्लूप्रिंट के हिसाब से और 6 मार्क्स में आता है। आपको वहाँ पेपर में 2 क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें से कोई एक लिखना होता है। तो ये एक बेसिक जानकारी है। अब हम देखते रहें स्क्रीन पे कि किस तरह से अब हम अगले और 2-3 आज के इन क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया है अपने अब तक का, 2 हम पहले कर चुके हैं। रिपोर्ट राइटअप हम साथ में ही चल रहे हैं, रिपोर्ट और राइटअप हो कुछ भी हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी में हमारा ये प्रश्न नंबर 3 है। तो क्वेश्चन देखें कि विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो प्रोड्यूस अ राइटअप ऑन द NSS कैंप। के जो पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं उनकी हेल्प से आपको एक राइटअप बनाना है, प्रोड्यूस करना है, यानी तैयार करना है। किसके ऊपर? तो ऑन द NSS कैंप के ऊपर। तो इसमें क्या पॉइंट्स दिए गए हैं ये हम देखते हैं कि पहला है कि NSS कैंप इन रामपुर विलेज, कि आपको जो विवरण लिखना है NSS कैंप का वो कहाँ था, कि वो रामपुर विलेज में। यह क्वेश्चन जब भी पूछा गया है तो शहर का नाम हो सकता है इस बार चेंज कर दे, है ना, चेंज हो भी सकता है, तो इतना तो इम्प्रोवाइजेशन होता रहेगा। दूसरा है कि 100 वॉलंटियर्स की वहाँ पे 100 वॉलंटियर्स थे। वॉलंटियर कहते हैं स्वयं सेवकों को, है ना, जो समाज में समाज के हित में होने वाले किसी भी कार्य में भाग लेते हैं निस्वार्थ भाव से, तो उनको स्वयं सेवक कहते हैं वॉलंटियर। 100 वॉलंटियर के बारे में बताना है। तीसरा है कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों के रोपण के बारे में बताना है, प्लांटेशन के बारे में बताना है। क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स कहते हैं नालियों को, कि जो नालियाँ होती है उनको साफ करने के बारे में बताना है। और फिफ्थ है कि एडल्ट लिटरेसी क्लासेस, के जो बुजुर्ग होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनके लिटरेसी क्लासेस के बारे में, यानी कि उनके साक्षरता कक्षाओं के बारे में, है ना। लिटरेसी मतलब उनके पढ़ने लिखने के बारे में, उनको सिखाने के बारे में, लिटरेट करने के बारे में। तो ये है कुछ पॉइंट्स। अब देखिए ऐसा नहीं कि 5 पॉइंट दिए तो आपको अपना आंसर जो है 5 सेंटेंस में कवर करके ना ख़त्म कर देना होता है। 6 मार्क्स में आता है। इसकी वर्ड लिमिट जो होती है एवरेज 100 से 125 या 150 तक भी हो जाती है। तो ये अपनों को कब 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 पूछा गया ये हम देख लेते हैं कि पिछले सालों में 2009 में पूछा गया है, 11 की सप्ली में, 14 की सप्ली में, 15 की सप्ली में, और लास्ट टाइम 2016 में 2016 में पूछा गया था। तो ये तो ठीक है पूछा गया होगा, लेकिन इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले राइटअप्स में जैसा होता है कि NSS कैंप, हमें पहले तो टाइटल लिखना होता है, हेडिंग लिखनी होती है, वो हमने लिख दी, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम पूरा अपना आंसर की जो बॉडी है वो कंटिन्यू करते हैं। तो देखें क्या लिखा है अपनों ने कि द NSS यूनिट ऑफ ऑक्सफोर्ड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जावरा ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप एट रामपुर विलेज ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। तो देखिए NSS यूनिट हम जानते हैं कि जो NSS यूनिट होती है वो स्कूल में बनाई जाती है बड़ी क्लासों में, है ना, जो नेशनल सर्विस स्कीम के अंतर्गत आता है। तो यह है कि राष्ट्रीय लेवल पे या किसी भी लेवल पे वो टीम नेतृत्व करती है NSS का। तो स्कूल का कोई नाम नहीं है, लेकिन हमने अपना ही लिख दिया, NSS यूनिट ऑफ कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जावरा का जो NSS यूनिट है, यूनिट यानी ग्रुप, जो ग्रुप है उसने आयोजित किया गया है कैंप रामपुर विलेज में गर्मी की छुट्टियों के दौरान। देखिए रिपोर्ट राइटअप जो भी होते हैं वो किसी हो चुकी घटना या हो चुके किसी जानकारी के बारे में हम बताते हैं, इंफॉर्मेशनल होती है। तो जो हो चुका है या जो हो रहा है उसके बारे में हम कहेंगे, जो होने वाला है या जो नहीं हुआ है उसके बारे में कैसे कहेंगे। तो जो हुआ है कि क्या हुआ है, रामपुर विलेज में NSS ग्रुप ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान ये कैंप लगाया। कैंप मतलब शिविर लगाया।
द कैंप लास्टेड फॉर 10 days, कि जो कैंप है वो खत्म हुआ कितने 10 दिनों में, लास्टेड फॉर 10 days. There were 100 volunteers who were divided into 4 equal groups. तो क्या किया गया कि उनमें 100 वॉलंटियर्स थे, टोटल स्वयंसेवक थे, और उनको 4 बराबर ग्रुपों में बांटा गया, यानी कि 25-25 के बाद हो गए होंगे. टास्क वर असाइंड टू देम, कि उनको टास्क यानी जो लक्ष्य जो उद्देश्य है वो उनको निर्धारित कर दिए गए, असाइन कर दिए गए. फर्स्ट ऑफ ऑल 500 saplings were to be planted which were given by the horticulture department free of cost. तो जो टास्क कैसे बांटे गए, क्या लक्ष्य थे उनके, तो सबसे शुरुआत में कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या कि 500 सैपलिंग्स जो है, 500 सैपलिंग मतलब कहते हैं पौधों को, है ना, पौधे, कि जो 500 पौधे हैं वो बोने थे, प्लांट किए जाने थे, जो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए थे. हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहते हैं बागवानी विभाग को, है ना, जो ये सभी बागवानी का काम देखते हैं, वो एक विभाग होता है स्पेशल. तो वो बिल्कुल फ्री में दिए गए थे इन एनएसएस वालों को, ताकि क्योंकि वैसे भी ये समाज सेवा में काम करते हैं, तो उन्होंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे ताकि वो 500 जो पौधे हैं वो लगा सके. और 4 ग्रुप में बांट दिया था उन बच्चों को, ताकि वो इजीली एक ग्रुप में बन के आसानी से काम कर सके. फिर आगे देखें कि द सेकेंड फेज ऑफ द कैंपेन वॉज टू एजुकेट विलेजर्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. फिर ये तो पहला चरण था कि पौधों को बोना है, उनका वृक्षारोपण करना है. तो जो दूसरा फेज था कि दूसरा चरण क्या था कैंपेन का, कि वो था कि गांव वालों को एजुकेट करना, है ना, जो विलेजर्स हैं उनको एजुकेट करना, यानी उनको शिक्षा देना किस बारे में, अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण के संरक्षण को लेके, उसको प्रोटेक्शन को लेके, उसको बचाने को लेके, कि किस तरह से पर्यावरण को बचाया जा सकता है, उसके लिए उनको शिक्षा देना. फिर आगे देखेंगे कि द विलेजर्स वर एनलाइटेंड अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, अबाउट द डेंजर्स ऑफ डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट. कि जो विलेजर्स है, जो गांव वाले हैं, उनको जागरूक किया गया, एनलाइटन किया गया, जो डिग्रेडेशन का खतरा है. डिग्रेडेशन कहते हैं पेड़ों के कटने को, है ना, एक तो एनवायरनमेंट वृक्षारोपण को डिग्रेडेशन कहते हैं पेड़ों के कटने को, कि जो पेड़ों के कटने का जो खतरा है, और जो प्रदूषण का खतरा है पर्यावरण में, उसको लेके उनको जागरूक किया गया. पॉल्यूशन, प्रदूषण को कहते हैं. स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर क्लीन्ड, तो फिर क्या किया गया उसमें, साथ ही के जो सड़कें हैं, स्ट्रीट्स और जो ड्रेन्स एंड नालियाँ हैं, उनको साफ की गई. The third and the last phase of the campaign was to enroll more and more villagers for the adult literacy classes. और जो तीसरा और अंतिम चरण था इस कैंपेन का, इस शिविर का, वो था कि अधिक से अधिक गांव वालों को नामांकित करना एडल्ट लिटरेसी क्लासेस के लिए, है ना, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो साक्षरता कक्षाएं लगाई जाएगी, उनको सिखाया जाएगा, उनको एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी इस चीज़ को लेके. तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गाँव वाले आगे बढ़ के भाग ले, नामांकित हो, एनरोल हो. ये उनका थर्ड फेज था, चरण था कैंपेन का. फिर आगे देखें कि 55 विलेजर्स गेट एनरोल्ड फॉर द एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, कि इसमें 55 यानी 55 गांव वाले थे जिनका नामांकन किया गया इस एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में. तो ये 55 है, आप अपनी मर्जी से आंकड़ा कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, 20-50 तो होना ही चाहिए, फिर वो ऐसा दिखना चाहिए ना कि हाँ हुआ कार्यक्रम. 1-2 हैं तो फिर वो तो ऐसे ही हो जाएंगे बिना कार्यक्रम के. द कैंपेन वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और जो कैंपेन है, जो शिविर है, वो सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ. देखिए कैंप कहते हो, कैंप जो है ना वो कैंपेन का शॉर्ट फॉर्म है. कैंपेन, कैंप एक ही बात है. तो ये कैंपेन की स्पेलिंग वगैरह और सभी स्पेलिंगों पे ध्यान देते हुए लिखे, अच्छे से याद करें, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, फुल स्टॉप, कॉमा, पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्हों का ध्यान रखें, जहाँ कैपिटल लेटर है कैपिटल लेटर लिखे. और ये बॉडी जब कंप्लीट हो गई है अपनी, तो इसके बाद में एक लाइन छोड़ के हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं राइटअप में रिटर्न बाय, है ना, रिटर्न बाय करके हम कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं. अगर क्वेश्चन में कोई नाम दिया होगा तो फिर वो लिखना ही होगा. तो ये हो गया अपना एक राइटअप. उम्मीद है कि अच्छे समझ में आया होगा. कहीं भी कुछ डाउट लगे तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, थोड़ा सा बैक जाएं और वापस वीडियो को प्ले करके देख लें, और ताकि क्या है, डाउट आना ही नहीं चाहिए. डाउट आएगा मतलब कि आपका वहाँ से कहीं ना कहीं जो समझने का मीटर है ना, डाउन होता जाएगा. तो अब हम देखते हैं अपना इस टॉपिक का 4th क्वेश्चन, और आज के वीडियो का सेकंड है.
ये भी एक राइटअप है। यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट प्रोड्यूस अ राइटअप ऑन माय नेबर इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। देखिए वर्ड लिमिट तो ऐसे कुछ भी दे देते हैं, ये हम तो जो अच्छे से पढ़ के जाएंगे, समझ के जाएंगे, हमें आइडिया होना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इसमें स्क्रीन पे लिखा हुआ आप ये रट के जाएं, लेकिन अगर आप में वो क्षमता अभी तक नहीं है और सिर्फ 12th में आके उसी साल में आप अच्छे से इंग्लिश सीख ले और अच्छे से लिख भी दें बिना ज़्यादा रटे, तो ऐसा होना संभव कम होता है। इसलिए कि आप जो भी है अपने लेवल पे समझे, खुद का आकलन करें और फिर जो आपको सही लगे वो आप तैयारी करें। लेकिन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये तो बिल्कुल आपको रेडी मटेरियल मिल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या है कि माय नेबर के ऊपर अपनों को निम्नलिखित जो इनपुट दिए गए, जो जानकारी दी गई है, उसकी हेल्प से अपनों को राइटअप बनाना है। और टॉपिक क्या है? माय नेबर का। माय नेबर मतलब मेरा पड़ोसी। अब ये देखें, हमने नेबर वर्ड शायद सुना हो। एक तो नेबर कहते हैं हम पड़ोसी को, और एक होता है नेबरहुड। तो नेबरहुड कहते हैं पड़ोस को, जो अड़ोस पड़ोस होता है उसको नेबरहुड कहते हैं, और नेबर कहते हैं पड़ोसी को। तो ये लिखना है। अब देखें हिंट क्या क्या है कि पहला है कि अपनों को हिज नेम एज अ प्रोफेशन, उसका नाम, उम्र और उसका प्रोफेशन यानी क्या काम करता है वो बताना है। यहीं से फर्स्ट पॉइंट से अपनों को समझ में आ गया कि वो जो पड़ोसी है कोई आदमी है, और किसी एक ही के बारे में बताना है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी तो 10-12 पड़ोसी ने 2-4 का बता दिया, किसी एक की जानकारी देना है अपनों को। दूसरा पॉइंट है कि हिज हैबिट्स, नेचर एंड एजुकेशन, की उसकी क्या आदतें हैं, उसका नेचर, व्यवहार और उसकी जो शिक्षा है उसके बारे में बताना है। तीसरा है कि हिज क्वालिटीज, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। चौथा है कि वाई यू लाइक हिम और डिसलाइक हिम, कि क्यों आप उसको पसंद करते हैं या फिर हो सकता है आप नापसंद करते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये तो देखिए क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया है कि आप पसंद के बारे में भी लिखें या नापसंद के बारे में भी लिखें, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ ही उसका जवाब दें कि हाँ भाई वो अच्छा ही है और उसकी हमको ये अच्छाई पसंद है। वैसे तो इसी सा टॉपिक है, आप किसी भी नेबर या कोई भी कैरेक्टर उठाए अपने अड़ोस पड़ोस का और उसके बारे में आप लिख सकते हैं। लिखना क्या होती है, जो 12-15 लाइन हम लिखते हैं, लेकिन नहीं आता है तो उसके लिए रेडी मटेरियल आंसर मिल ही रहा है। वैसे ये क्वेश्चन कब आया तो 2014 में और 18 की सप्ली में पूछ लिया गया है। तो हम देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हमें आंसर में क्या टाइटल लिखना होता है, माय नेबर। माय नेबर हम ऊपर हेडिंग लिख देंगे और उसके बाद एक लाइन छोड़ के स्टार्ट करेंगे बॉडी को। तो नेबर इज द फर्स्ट पर्सन विथ होम वन स्टार्ट्स हिज सोशल लाइफ। क्या लिखा है कि जो नेबर है, जो पड़ोसी है, वो पहला व्यक्ति होता है जिसके साथ हम अपना सामाजिक जीवन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखो घर में तो एक पारिवारिक जीवन होता है, हम जन्म लेते हैं फिर धीरे धीरे समझदार होते हैं। तो घर के बाहर का जो जीवन है, हमारे घर वालों, घर के सदस्यों से अलावा जिससे हम मिलते जुलते हैं, तो वो हमारा एक सामाजिक जीवन वहीं से शुरू होता है ना। हमारे दोस्त वगैरह ये सब समाज में आते हैं। तो सबसे पहला व्यक्ति कौन होता है? हमारा पड़ोसी, जिसके साथ हम हमारे सामाजिक जीवन की शुरुआत करते हैं। आई एम लकी टू हैव अ नेबर लाइक मिस्टर राज शर्मा, कि मैं बहुत लकी हूँ कि मिस्टर राज शर्मा जैसे मेरे पड़ोसी हैं। ही इज 45 ईयर्स ओल्ड, हमने एज बता दी कि वो 45 वर्ष के हैं। देयर आर 4 मेंबर्स इन हिज फैमिली, कि उनके परिवार में 4 सदस्य हैं। देखिए जो जो जानकारी आपको दी जा रही है वो आप अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आप इंसान का नाम बदल सकते हैं, इसमें आप उनकी उम्र बदल सकते हैं, और जो भी जानकारी है कि उनके 4 सदस्य हैं तो 5 सदस्य कर दें, है ना, 2 सदस्य जो भी। ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 7 ईयर्स, कि वे यहाँ पे पिछले 7 वर्षों से रह रहे हैं। ही इज़ अ टीचर इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। सॉरी, इसमें एक हम लाइन मिस कर गए, वो ऊपर जो है कि कौन है 4 मेंबर्स इसमें, कि ही हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड 2 डॉटर्स, कि एक तो वो स्वयं, उनकी धर्मपत्नी, और एक वो उनकी 2 बेटियां हैं। आप चाहें तो बेटे कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 7 ईयर्स, कि वे यहाँ पे पिछले 7 वर्षों से रह रहे हैं। ही इज़ अ टीचर इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, कि वे दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर हैं। स्कूल का नाम बदल सकते हैं। हिज डॉटर्स आर ऑल्सो इन द सेम स्कूल, कि उनकी जो बेटियां हैं वो भी उसी स्कूल में पढ़ती है जहाँ वो पढ़ाने जाते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ गुड हैबिट्स एंड हेल्पिंग नेचर,
कि वे एक बहुत ही अच्छी आदतों और दूसरों की मदद करने वाले व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। ही इज अ काइंड हार्टेड पर्सन, कि वे एक बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति है ना, जो अच्छे दिल के व्यक्ति है, काइंड हार्टेड है, नेक दिल व्यक्ति है। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, कि वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ही हैज़ एन एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कन्विंसिंग अदर्स, कन्विंस करना मतलब कि मनाना है ना, कन्विंस करना, अपनी जो बात है, जो आपके विचार है, वो दूसरों को समझा पाना, कन्विंस करना। तो लिखा है कि उनमें सब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी एक विशेषता है कि वे दूसरों को कन्विंस कर लेते हैं, दूसरों को मना लेते हैं। आई लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, कि और मैं उन्हें पसंद करता हूँ उनकी ऑनेस्टी की वजह से, क्योंकि उनकी जो ऑनेस्टी है उस वजह से मैं उनको पसंद करता हूँ। हम नापसंद के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव बात ही लिखेंगे। इसके बाद आगे देखें कि हिज मैथ्स इज एक्सीलेंट, कि उनकी जो मैथ्स है, जो उनकी गणित है, वो बहुत अच्छी है। टीचर है ना, एक्सीलेंट है, कोई विषय तो उनका अच्छा होगा ही सही। एंड वेन एवर आई हैव एनी प्रॉब्लम इन मैथ्स ही इज ऑलवेज रेडी टू क्लियर माई डाउट्स, और जब भी है ना, वेन एवर मतलब को कहते हैं जब भी, कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, तो मैं अपने डाउट क्लियर करने के लिए मतलब वे हमेशा तैयार रहते हैं, डाउट्स, जो भी डाउट होते हैं उन्हें। माई फैमिली इज़ वेरी क्लोज टू हिज फैमिली, कि मेरा जो परिवार है वो बहुत ही करीब है उनके परिवार से, यानी पड़ोसी है तो अच्छे पड़ोसी है। अ गुड नेबर इज एन एसेंशियल फॉर लीडिंग अ पीसफुल लाइफ, और ये लास्ट में अपने जो धीरे धीरे हम कंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि एक जो अच्छा पड़ोसी होता है वो बहुत ज़रूरी होता है शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए। देखो, सब कुछ पड़ोसी के ऊपर निर्भर होता है ना। हम जहाँ रहते हैं, हम अपने घर में क्यों, अपने घर को ज़्यादा अच्छा क्यों मानते हैं, वहाँ पे हमें शांति मिलती है, हम अपने हिसाब से रह सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और पड़ोसी वो उसमें और ज़्यादा हमें हेल्प करता है कि हम किस प्रकार का जीवन जिए। अगर पड़ोसी से हम परेशान हैं तो हम घर में भी परेशान ही रहेंगे। फिर आगे देखें कि इट इज़ वेरी गुड टू हैव सच अ गुड नेबर, कि बहुत ही अच्छा होता है इस प्रकार के अच्छे पड़ोसी का होना। एक अच्छे पड़ोसी का होना अच्छा होता है, बुरा पड़ोसी तो कौन चाहता है ना। वो दिन भर आपसे फिर कुछ ना कुछ आप मन मुटाव रहेगा और झगड़े होंगे, है ना। और अगर पड़ोसी परमानेंट है, कोई किराएदार नहीं है, तो और ज़्यादा समस्या। तो ये एक पड़ोसी के बारे में हमने लिखा है लिमिटेड वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट में। और लास्ट में रिटर्न बाय लिखना है, राइटअप है तो राइट हैंड साइड में लास्ट में, उसके बाद अपना कोई नाम अपना लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं, क्वेश्चन में कोई दिया हो तो फिर वो लिखना है। तो ये इजी सा आंसर है। और अब हम देखते हैं अपने आज के तीसरे क्वेश्चन को, जो कि अब तक का इस फोर्थ क्वेश्चन की तैयारी के लिए अपना फिफ्थ क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्या है ये। शॉर्ट नोट एक तरह से सिर्फ नाम का शॉर्ट नोट है, काम वही पूरा राइटअप वाला ही है ना, कोई अलग कुछ भी नहीं है। कि राइट विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स। अब देखें, इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है। और क्या है कि आपको लिखना है नीचे दिए गए शब्दों की मदद से एक शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट कहते हैं किसी भी डिस्क्रिप्शन को जो बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिख दिया जाए, कम शब्दों में। और कम कितना, जितना हमें 6 मार्क्स में ज़रूरी है उतना तो हम लिख ही देंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग हैबिट, कि जो पढ़ने की आदत के विकास करने का महत्व है ना, ये एक टाइटल है कि पढ़ने की आदत के विकास करने का क्या महत्व है। जो कहते हैं ना कि आप पढ़ना सीखें, स्पोकन इंग्लिश तो बोलना अच्छा सीखें, तो वही कि पढ़ने की जो आदत है उसका विकास करने का महत्व क्या है। जितने भी हम देखते हैं कि आजकल तो हम सभी बहुत ही एक्टिव है सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे, काफ़ी टाइम देते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि जितने भी जो सक्सेसफुल व्यक्ति हैं वो आज भी सक्सेस होने के बाद में, काफ़ी उम्र होने के बाद में भी वे रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना उनको पसंद है। और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना आप नॉलेज गेन करते रहेंगे, तो उसका एक अपना महत्व होता है, जो कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस से ही हम बता सकते हैं। तो इसका एक महत्व हमें बताना है लिख के, शॉर्ट नोट लिख के। तो क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, और जितने ज़्यादा पॉइंट्स आपको देंगे ना, तो उतने ज़्यादा आइडिया आपको पहले से मिल जाएंगे कि ये हमें अपने आंसर में लिखना है।
पहला है कि फील्ड ऑफ नॉलेज एक्सपांडिंग फास्ट, कि जो ज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। हम कितनी चीजें देखते हैं कि धीरे धीरे सिलेबस में कुछ नई नई चीजें हमें देखने को मिलती है। पहले के टाइम पे जो व्यक्ति 12वीं में 12th तक अगर पढ़ा होगा तो वही 12th का सिलेबस आजकल 8th या 9th में मिल जाता है। तो ये है कि जो ज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा है कि रीडिंग एट स्कूल लिमिटेड टू सब्जेक्ट्स ऑफर्ड, कि जो स्कूल में जो पढ़ने को मिलता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स मिलते हैं 4-5 विषय होते हैं, उसी को पढ़ो साल भर, तो वो एक लिमिटेड होता है। तीसरा है कि एक्स्ट्रा रीडिंग नेसेसरी फॉर राउंडेड पर्सनालिटी, कि एक्स्ट्रा अतिरिक्त पढ़ना आवश्यक है अपने सर्वांगीण विकास के लिए, पर्सनालिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए। तो ये फॉर राउंडेड पर्सनालिटी यानी पूरा चहुमुखी व्यक्तित्व पाने के लिए। फोर्थ पॉइंट है कि क्रिएशन ऑफ जनरेशन गैप, कि इसमें अपनों को बताना है कि जो जनरेशन गैप होती है उस बारे में जो निर्माण हो जाती है। जनरेशन गैप कहते हैं कि दो अलग अलग पीढ़ी के व्यक्तियों के बीच में जो ज्ञान का या विचारों का जो तालमेल में जो अंतर होता है ना, जो विचारों में अंतर होता है उसको जनरेशन गैप कहते हैं। तो उस बारे में बताना है। पांचवा है कि कंटिन्यूअस रीडिंग नेसेसरी टू कीप अपडेटेड, कि जो लगातार हम रीडिंग करते हैं तो वो ज़रूरी है हमें अपडेटेड रहने के लिए, है ना, बिल्कुल अप टू डेट रहने के लिए, आजकल क्या चल रहा है तो उस बारे में जानने के लिए हमें लगातार पढ़ते रहना ज़रूरी है। और सिक्स्थ है कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कि ये भी एक लाइन है, बहुत फेमस है, कि पढ़ना ही व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है ना। एक तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो तो परफेक्ट वाली लाइन अलग है, और रीडिंग जो है वो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। तो ये तो एक कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ये क्वेश्चन कब कब बोर्ड एग्जाम्स में आया है? 12th MP बोर्ड में 2009 में, 2012 में, फिर 12 के सप्ली में भी पूछा गया और 16 के सप्ली में भी आया है। तो देखते हैं, अब 2021 के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है। शॉर्ट नोट का स्टार्टिंग भी वैसे ही करना है जैसे हमने राइटअप वगैरह का करते ही है। सबसे पहले टाइटल आएगा, हेडिंग आएगी, क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स, तो यही कि पढ़ने की आदत के विकास करने का महत्व। अब हम देखते हैं पूरी बॉडी में कि अपनों ने क्या किस तरह से पूरे जो 5-6 पॉइंट ऊपर दिए हैं उसको यूज़ किया है। स्टार्टिंग अपने हाथ में कि हम किस तरह से एट्रैक्टिवली इसको स्टार्ट करें और लास्ट में कैसे फिनिश करें, कैसे कंक्लूड करें। तो देखते हैं कि द हैबिट ऑफ रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट और हॉबी स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, कि जो पढ़ने की आदत है, द हैबिट ऑफ रीडिंग, ये बहुत ही अच्छी आदत है, वो बहुत ही अच्छी हॉबी है, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए। देखिए, ज्ञान अर्जित करना ही सबसे पहला जो हमारी प्रायोरिटी रहती है, प्राथमिकता रहती है। तो वो क्या है, किस तरह से हम ज़्यादा आसानी से पढ़ सकते हैं, रीडिंग से हम अपने स्पीड से फटाफट पढ़ सकते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा होता है विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए। इट कीप्स अस यूजुअली बिजी, और इससे क्या होता है कि हम सामान्यतः व्यस्त भी रहते हैं। Nowadays the field of knowledge is expanding fast, कि आजकल क्या हो रहा है कि जो ज्ञान का क्षेत्र है वो बहुत ही तेजी से एक्सपांड हो रहा है, फैल रहा है। एंड रीडिंग हैबिट इंक्रीजेज अवर नॉलेज एज वेल एज शार्पन्स अवर इंटेलेक्ट, और जो पढ़ने की आदत है वह इंक्रीज करती है, बढ़ाती है हमारे नॉलेज को, एज वेल एज मतलब और साथ ही हमारी बुद्धि को भी एकदम शार्प करती है, बिल्कुल चतुर करती है, शार्प करती है, शार्पन्स। रीडिंग एट स्कूल इज लिमिटेड टू द कोर्स मटेरियल ऑफर्ड, और स्कूल में जो पढ़ने को मिलता है वो लिमिटेड होता है, जो भी कोर्स का मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है वही। बट इट इज़ नॉट इनफ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता है। एक्स्ट्रा रीडिंग लाइक गुड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड अदर बुक्स इज नेसेसरी फॉर ऑल राउंड पर्सनालिटी, कि जो अतिरिक्त पढ़ना है, जैसे क्या क्या कि अच्छी मैगजीनें, अखबार और दूसरे अन्य किताबें, तो वो ज़रूरी है पूरे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑल राउंड पर्सनालिटी के लिए। फिर आगे देखें कि लैक ऑफ रीडिंग हैज़ ऑल्सो वाइडेंड द जनरेशन गैप, कि जो पढ़ने की कमी हो गई है आजकल, वो उसने बढ़ा दिया है जनरेशन गैप को भी। वाइड करना मतलब कि बढ़ा देना, वाइडन करना, तो वो जनरेशन गैप बढ़ गया है उस वजह से, है ना। पहले के टाइम के व्यक्ति ज़्यादा पढ़ते थे, ज़्यादा मेहनत करते थे, और आजकल इतनी जनसंख्या हो गई लेकिन फिर भी बच्चे शिक्षा के मामले में और भी ज़्यादा पिछड़ते जा रहे हैं, है ना। अब देखते हैं कि क्या
परिवर्तन होता है, नई शिक्षा नीति आई है, लेकिन ये जो अब तक था तो उस वजह से जो पढ़ने की कमी की वजह से जनरेशन गैप बढ़ गया था। सो इट इज़ एसेंशियल दैट ग्रेट केयर मस्ट बी गिवन इन सिलेक्टिंग द रीडिंग मटेरियल। तो ये बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए ये चुनाव करने में कि पढ़ने का जो मटेरियल है उसका चुनाव करने में कि क्या पढ़ा जाए, है ना। जो आप पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ आप पढ़ें। वी शुड कीप द नॉलेज अप टू डेट एंड दिस इज पॉसिबल ओनली बाय कंटिन्यूस रीडिंग, कि और हमें अपने ज्ञान को अप टू डेट रखना चाहिए, बिल्कुल जो करंट अफेयर्स में चल रहा है बिल्कुल उसका नॉलेज होना चाहिए। और यह संभव है सिर्फ कैसे, लगातार पढ़ते रहने से। ऐसा नहीं कि हर खबर आपको चल के आएगी ना आपके कानों तक पहुंचेगी, आपको खुद उस तक पहुंचना पड़ेगा और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी होनी चाहिए, और वो सिर्फ पढ़ के ही होगा। टीवी में भी क्या क्या दिखाएंगे बिल्कुल गहराई में नहीं, लेकिन जो एक लिखित चीज़ होती है, वो जो डॉक्यूमेंट्री फाइल होती है, उसको आपको पढ़ के ही पूरा नॉलेज मिलेगा। फिर आगे देखते हैं कि थ्रू अपडेटिंग अवर नॉलेज वी ऑल्सो बिकम अवेयर अबाउट द चेंजेस टेक प्लेस इन एवरी फील्ड ऑफ नॉलेज। के थ्रू अपडेटिंग, के जो अपने ज्ञान को अपडेट करने के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि हम ज़्यादा जागरूक बनते हैं। जागरूक बनते हैं किस चीज़ में, कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं ज्ञान के हर क्षेत्र में, है ना। कि जैसे इसरो वाले क्या कर रहे हैं, नासा वाले क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, है ना। जो पुलिस ऑफिसर्स है, आईएएस ऑफिसर्स है, जो भी है हर फील्ड में, है ना। ये उनके कार्य को लेके नहीं बल्कि उस क्षेत्र में भी क्या परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये हमें अप टू डेट रखना होता है, पढ़ने के माध्यम से ही हो पाएगा। और लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं कि इंग्लिश ऑथर बेकन सेज दैट रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कि एक अंग्रेजी के लेखक हैं बेकन करके, वो कहते हैं कि पढ़ना ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन वो पढ़ना मतलब कि रीडिंग करना ज़रूरी है, वही व्यक्ति को पूर्ण बनाएगा। और लास्ट में हम लिख देंगे रिटन बाय रोहित शर्मा, जो भी हम नाम अपना किसी का XYZ भी लिख सकते हैं। तो ये थे अपने 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 6 मार्क्स मिलते हैं। कोई एक क्वेश्चन लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, 2 ऑप्शन रहेंगे। तो उम्मीद है कि पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपको लिखने का होता है तो आपको पता है हमारे वीडियो में यही कि या तो आप पॉज करके लिख लें, स्क्रीनशॉट करके लिख लें, और या फिर जैसे आपकी मर्जी, कहीं कोई डाउट है तो बैक करके समझ ले अच्छे से पूरे आंसर को, और किस तरह से लिखा जाए ये पूरा आपको आइडिया हो जाएगा ना, तो आपको रटना कम पड़ेगा। इसलिए हो सके तो 2 बार ज़रूर वीडियो को देख ले, ताकि क्या है कि आपको जितना सुनेंगे, जितना उसके साथ आप टाइम बिताएंगे, तो आपको याद रखना भी ईजी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, और अक्टूबर तक हम सिलेबस 12th का कंप्लीट करेंगे ही सही। तो ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।